हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन IAS एंड दिस इज PK शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश RO का पेपर जो 2017 में हुआ था, उसके सामान्य हिंदी के संपूर्ण विश्लेषण के बारे में। दोस्तों, इसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के जो आए थे, उन 60 क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे और उनके जो और भी ऑप्शन दिए गए हैं, एक जो सही ऑप्शन है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, उनकी भी व्याख्या हम देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, इसी तरह के हमारे और भी वीडियोज आएंगे जो घटना चक्र के ही सॉल्व हैं। घटना चक्र ने जितना भी GS का सॉल्व दिया है, हिंदी का जो सॉल्व दिया है, आपके RO परीक्षाओं के सारे वीडियोज आपको इस पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि निश्चित, ये पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो विलोम शब्द से है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। जो 6 टॉपिक है आपके, तो इसको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। तो पहला इसमें है हमारा विलोम से है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो दोस्तों, निषिद्ध का सही विलोम होता है विहित, और ये कई बार आया हुआ है दोस्तों। निषिद्ध का सही विलोम शब्द जो होता है ये विहित होता है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। निषिद्ध के लिए सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित होता है, जबकि सिद्ध का विलोम शब्द असिद्ध होता है। सिद्ध का विलोम शब्द असिद्ध होता है। अगला है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का जो विलोम होता है वो आर्द्र होता है दोस्तों। शुष्क का विलोम जो होता है वो आर्द्र होता है। इसी तरह से उष्ण का जो विलोम होता है वो शीत होता है। शिष्ट का जो विलोम होता है वो अशिष्ट होता है दोस्तों, अशिष्ट होता है। तो उस शुष्क का विलोम जो होता है वो आर्द्र होता है, उष्ण का शीत होता है और शिष्ट का अशिष्ट होता है। अगला है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का मतलब होता है कोई भारी भरकम चीज़ जो बड़ी मात्रा में हो या बड़े क्वांटिटी में हो, उसका स्थूल होता है। तो स्थूल का विलोम नहीं जो होता है वो शाश्वत होता है। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा विद्यमान रहे। तो स्थूल का जो विलोम नहीं है वो शाश्वत नहीं है। बाकी सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, ये जो होते हैं स्थूल के विलोम है। स्थूल के विलोम है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए शब्दों में शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि क्षणिक का विलोम है। शाश्वत का जो विलोम है, शाश्वत का जो विलोम होता है वो क्षणिक होता है। बाकी सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल स्थूल के विलोम है। अगला है दोस्तों, पृथक का सही विलोम है। पृथक का सही विलोम दोस्तों होता है संयुक्त। पृथक का मतलब होता है अलग अलग होना, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, जो एक जगह जुड़े। तो पृथक का विलोम जो होता है वो संयुक्त होता है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथक का उपयोग विपरीतार्थक शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। एकत्र का विलोम शब्द यहाँ पे जो दिया गया है वो विकीर्ण होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग का जो विलोम शब्द होता है वो अनुपयोग होता है। उपयोग का जो विलोम शब्द होता है वो अनुपयोग होता है। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है दोस्तों। ये एक गलत युग्म ढूंढना है तो दक्षिण का वाम ये भी सही होता है। उद्दम का निरुद्दम ये गलत है दोस्तों। उद्दम का निरुद्दम नहीं होता है। इसी तरह से दोस्तों, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है। तो उद्दम का जो होता है वो आलसी होता है दोस्तों। उद्दम का विलोम शब्द जो होता है वो आलसी होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, उद्दम का आलसी। और ये पूछा गया, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है, खास करके ये विधि का निषेध और दक्षिण का वाम, ये याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से
शुद्ध युग्म ढूंढना है आपको, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ये सही है। अल्पज्ञ का विलोम जो होता है बहुज्ञ होता है। बाकी संयुक्त जो होता है, संयुक्त का असंयुक्त होता है, और यहाँ पे अज्ञ का जो होता है ये विज्ञ होता है, और अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। दोस्तों ये इसमें जो ऑप्शन, इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, संयुक्त का असंयुक्त होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ। जिसमें जो ये अज्ञ का विज्ञ और अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा। अगला है दोस्तों, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है वही दिखाना है। सचल का चल, दोस्तों यही गलत है। सचल का चल नहीं, चल का अचल होता है या अचल का चल होता है। यहाँ पे सचल नहीं होगा, अचल होगा। सचल और चल दोनों सेम हो जाएंगे। तो निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष, और मौलिक का अनुदित होता है। तो अशुद्ध जो है इसमें सचल का चल होता है, ये अशुद्ध है। यानी कि इसका जो विलोम होगा चल का अचल होगा या फिर अचल का चल होगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म जो है इसमें आपको दिखाना है, जारज का औरस होता है। और दोस्तों यही चीज़ें, जारज का औरस जो है, ये आपके जो कैंसिल हो गया आपका पेपर ROR 2023 वाला, इसमें भी इसी से क्वेश्चन बना हुआ था। तो जारज का औरस होता है, बाकी जो है वो गलत है। हम इनकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जारज का विलोम औरस होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष। दोस्तों ये अपकर्ष का उत्कर्ष ये भी इम्पॉर्टेंट है। जबकि आग्रह का दुराग्रह होता है, और विसर्जन का आवाहन, दोस्तों ये विसर्जन का आवाहन ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपकर्ष का उत्कर्ष विलोम होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, और विसर्जन का आवाहन होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो विलोम शब्दों का सही युग्म इसमें जो है अघि का निरघ होता है। अघि का विलोम शब्द निरघ होता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हया का भी बेहया होता है। हया का भी बेहया, ये दोनों सही है, लेकिन कमीशन ने डी आंसर को शायद सही माना था। हम व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों इसकी। दिए गए विलोम शब्दों में शुद्ध जो है अघि निरघ है, जबकि शेष युग्म अशुद्ध है। इप्सित का अनिप्सित होता है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा गया। इप्सित का अनिप्सित होता है, अमित का परिमित होता है, हया का बेहया। तो विकल्प इसमें जो सी और डी हैं ये दोनों सही माना था, दोनों सही हैं, किंतु आयोग ने क्या किया था, इसमें केवल डी को सही माना था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट भी होता है तो आपको अघि और निरघ को ही सही माना है, हया बेहया को गलत मान लेना है, कमीशन का जो आएगा। बाकी दूसरी जगह आपको ये सही मान लेना है। हया बेहया दिया है तो भी सही है, और अघि निरघ है तो ये भी सही है। लेकिन कमीशन अगर पूछेगा तो फिर आपको अघि और निरघ ही लगाना है, और फिर दोबारा वो यही मानेगा। अगला है दोस्तों हमारा पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिसिख किस शब्द का पर्यायवाची है। तो बिसिख जो है ये बाण का पर्यायवाची है। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कमीशन अक्सर पूछते रहता है। तो बिसिख जो है ये बाण का पर्यायवाची शब्द है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। बिसिख शब्द बाण का पर्यायवाची है। बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द तीर, सर, सायक। तो दोस्तों इसमें सर और सायक जो है इनको याद रखिएगा, ये भी बाण के पर्यायवाची हैं, सर और सायक। अगला है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द नहीं है, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो खर का पर्यायवाची शब्द दुष्ट नहीं होता है। बाकी खर मतलब गधा भी होता है, तेज भी होता है, और तिनका भी होता है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। गधा, तिनका और तेज तीनों शब्द खर के पर्याय हैं, जबकि दुष्ट शब्द खल का पर्यायवाची। दोस्तों एक बार ये भी पूछा गया था, खल किसका पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा, खल जो होता है ये दुष्ट का पर्यायवाची होता है। अगला है दोस्तों, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है।
यानी घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दूल जो होता है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, शार्दूल ये शेर का पर्यायवाची होता है। बाकी बाजी, तुरंग है, ये जो होते हैं ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। अगला है दोस्तों टीका शब्द का पर्याय है, यानी टीका शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो व्याख्या होता है। तो टीका शब्द का पर्यायवाची दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और ये रिपीट किया था एक बार कि टीका शब्द का पर्याय जो होता है वो व्याख्या होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, भाषांतर, विवृत्ति आदि टीका के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि आलेख, टेकुआ तथा तकली तीनों असंगत हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि टीका का जो पर्यायवाची होता है व्याख्या के साथ साथ भाज्य, वृत्ति, भाषांतरण और विवृत्ति ये चारों होता है, और ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं, आपके कहीं भी एग्जाम में दिख सकते हैं। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है वो कूलंकषा नहीं होता, कूलंकषा नदी की पर्यायवाची होती है। बाकी हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यजा ये सब जितने होते हैं ये यमुना की पर्यायवाची होती है। हालांकि हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में इसने दिया हुआ है हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कूलंकषा शब्द यमुना का पर्याय नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा कूलंकषा जो है ये नदी का पर्यायवाची है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन मतलब होता है दोस्तों ये मछली की, मछली, तो मछली की समानार्थी पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है। तो मीन का झस होता है, झस। कहीं झस जल तोरी भी मिलता है दोस्तों, इसका जल तोरी भी मिलता है। मत्स्य भी कहा जाता है इसे, जल तोरी होता है, मत्स्य होता है, झस झक होता है। ये जो होते हैं ये मीन यानी मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी सीली, मुख, अली, षटपद ये जो होते हैं ये भौरे के पर्यायवाची हैं। और दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें मीन का भी आपको पर्यायवाची पूछा जाता है और भौरे का पर्यायवाची तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मीन का समानार्थी शब्द झक है, जबकि सीली, मुख, अली, षटपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधुप आदि भौरा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों इसमें जितना पर्यायवाची भौरे का दिया गया है सब रट्टा मार जाइएगा, क्योंकि इसमें से अक्सर एक न एक पूछते रहता है आपके एग्जाम में। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु, केतु मतलब होता है जैसे इस केतु झंडे का पर्यायवाची होता है। तो झंडा, पताका, निशान ये सब जो हैं ये पर्यायवाची हैं, लेकिन ग्रह जो है केतु का पर्याय नहीं है। अगला है दोस्तों तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये करवाल होता है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये कभी भी रिपीट करेगा, कभी न कभी रिपीट करना है इसको, कि तलवार का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है, करवाल होता है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसकी तलवार की अन्य जो पर्यायवाची होती हैं उसे खड़ग भी बोलते हैं, असी, कृपाण, तेग, करवाल, शमशीर, जिसमें से दोस्तों ये असी जो है और तेग जो है ये याद रखिएगा, खासकर 80 ये पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है वो मार होता है। मार जो होता है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। बाकी बिडौजा जो है ये इंद्र का है, पिसुन जो होता है ये कौवे का होता है, अस्म जो है ये पत्थर का होता है। बाकी व्याख्या इसकी देख लेते हैं दोस्तों। तो कामदेव के जो अन्य पर्यायवाची है जैसे अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, अदेह, रतिपति, मार कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसी में अस्मर भी आता है दोस्तों, अस्मर हो गया, मनोज हो गया, ये सब हैं। तो ये जो कामदेव का पर्यायवाची है दोस्तों इसको रट्टा मार जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे अक्सर बनते रहते हैं। बाकी दोस्तों बिडौजा जो है ये इंद्र का होता है, पिसुन कौवा का होता है, अस्म पत्थर का होता है। अगला दोस्तों धनंजय का पर्याय है, यानी कि धनंजय का जो पर्यायवाची होता है वो गुडाकेश होता है। धनंजय का पर्यायवाची गुडाकेश होता है।
बाकी अर्जुन, पार्थ, कांतेय, गुडाकेश, गांडीवधर आदि धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसमें जो खास करके कांतेय है और गांडीवधर है और गुडाकेश, ये तीनों याद रखिएगा, ये धनंजय यानी कि अर्जुन का ही पर्यायवाची है ये। अगला है दोस्तों वाक्यों वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनसे क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध जो है निरा अपराध जो दिया है ये अशुद्ध है। ये निरा अपराध नहीं होता है दोस्तों, ये निरपराध होता है। निरपराध होता है। बाकी पुष्पांजलि सही लिखा है, भास्कर सही लिखा है, उज्ज्वल सही लिखा है। दोस्तों खासकर जो नए स्टूडेंट होंगे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं, जैसे पुष्पांजलि कैसे लिखा गया है, भास्कर कैसे लिखा गया है, उज्ज्वल कैसे, जैसे उज्ज्वल में दो ज आधा ज 2 बार आए हुए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे भास्कर में जो स लिखा है ये दंत स है। तो ये याद रखिएगा कि ये कैसे लिखेगा, ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछते रहता है शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द में। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द मिथिलेश कुमारी है। ये मिथिलेश नहीं होता है दोस्तों, ये मिथिलेश होता है। मिथिलेश मतलब होता है मिथिलेश, यानी कि ये एक क्षेत्र का नाम है। तो यहाँ की जो कुमारी यानी कि मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश होता है। बाकी वाड्मय सही लिखा है, ये भी देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है। उत्कर्ष ये भी सही लिखा गया है। वयमनस्य ये भी सही लिखा गया है। खासकर ये जो वाड्मय शब्द है दोस्तों, ये इसको ध्यान रखिएगा, ये कैसे लिखा गया है, इसमें हलंत कैसे दिया गया है, बिंदी कहाँ दी गई, ये ध्यान रखिएगा। कमीशन पूछता है और इसी में गलत फंसा देता है आपको। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्प में उल्लिखित मिथिलेश कुमारी अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, जबकि इसकी शुद्ध वर्तनी जो है मिथिलेश कुमारी है, जबकि शेष वर्तनी शुद्ध है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द जो है इसमें ये नौकरी है। तो नौकरी नहीं होता है, ये नौकरी होता है शब्द, नौकरी। बाकी दैहिक सही लिखा गया है, प्रौढ़ लिखा गया सही, और पौरुष भी सही लिखा गया है। अगला है दोस्तों, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द जो है हिरण्यकश्यपु लिखा गया है। दोस्तों ये गड़बड़ है, ये हिरण्यकश्यपु नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है। हिरण्यकशी और पु, हिरण्यकशिपु शब्द होता है। बाकी देखेंगे दोस्तों, चरमोत्कर्ष, वाड्मय और पुनरुत्थान। दोस्तों ये पुनरुत्थान ये भी गलत लिखा, पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। चरमोत्कर्ष, वाड्मय दोनों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, जबकि पुनरुत्थान शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप पुनरुत्थान है तथा हिरण्यकश्यपु का शुद्ध रूप हिरण्यकशिपु है, किंतु आयोग ने इससे मूल्यांकन से बाहर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 गलत होने की वजह से इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। लेकिन आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कि इसमें जो अशुद्ध है ये हिरण्यकश्यपु भी अशुद्ध है और पुनरुत्थान भी गलत है। तो हिरण्यकश्यपु का हिरण्यकशिपु होता है और पुनरुत्थान का पुनरुत्थान होता है। बाकी वार्ड में सही लिखा गया, चरमोत्कर्ष सही लिखा गया। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द दिया गया है वो प्रतिदर्श है। प्रतिदर्श जो है दोस्तों ये सही लिखा गया है। बाकी दोस्तों दृष्टा नहीं होता है, ये द्रष्टा होता है। इसी तरह से आहार नहीं होता है, ये आहार होता है। इसी प्रकार रचयिता जो होता है दोस्तों, ये रचयिता यह लिखा जाता है, यहाँ ई नहीं होता है, और ई पर छोटी की मात्रा होती है, रचयिता होता है। तो याद रखिएगा, प्रतिदर्श सही लिखा है, दृष्टि का दृष्टा होता है, आहार का आहार होता है, और रचयिता का रचयिता होता है। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी का शब्द है, जबकि आहार
रचयिता और दृष्टा अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। इनकी शुद्ध वर्तनी है आहार, रचयिता और दृष्टा। दोस्तों ये दृष्टा जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और रचयिता ये दोनों कई बार पूछा गया कि कैसे लिखे जाते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य को इसमें ढूंढना है। तो अशुद्ध वाक्य जो इसका है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। दोस्तों एक गुलाब की माला नहीं, माला जो होगी वो कई गुलाबों से मिल के बनी होती है, इसीलिए माला जो होती है वो एक हो सकती, लेकिन गुलाब उसमें कई होंगे। तो एक गुलाब नहीं, एक गुलाब मतलब ये गलत हो गया, यानी कि गुलाब की एक माला खरीद लो, यानी गुलाब की एक माला खरीद लेना। तो एक गुलाब इसमें लिखा हुआ ये गलत हो गया। बाकी गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये सही है। दोस्तों याद रखिएगा अहल्या कैसे लिखा जाता है, ये भी एक बार पूछा गया था। तो अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, यही इसका शुद्ध रूप है। तो इसको याद रखिएगा अहल्या लिखा कैसे जाता है। बाकी दूसरा ऑप्शन है, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। बाकी गलत जो इसमें था यही था, और यही गलत आपसे पूछ रहा था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध वाक्य है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। दोस्तों ये अशुद्ध है, अशुद्ध क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि स्पष्टीकरण में स्पष्टीकरण करना जो होता है ये इसमें इंक्लूड होता है। स्पष्टीकरण के साथ करना शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि स्पष्टीकरण का ही मतलब ये होता है कि स्पष्ट उसने कर दिया, कि स्पष्ट करना, उसमें करना शब्द जो है स्पष्टीकरण में निहित होता है, इसलिए ये गलत है। बाकी जो है जैसे प्याज तीखा होता है, सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य पहले देख लेते हैं दोस्तों। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये शुद्ध है दोस्तों। बाकी देख लेते हैं कि गलत क्यों है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। दोस्तों ये अधीन शब्द जो लिखा गया है ये गलत है, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन, अधीन शब्द होता है। बाकी निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों ये निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध, निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। उससे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो ये पैतृक शब्द गलत लिखा गया है दोस्तों। ये पैतृक पे त के नीचे र लगा होता है, वो होता है पैतृक, इस तरह से लिखा जाता है। और दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेंगे, तो व्याख्या में भी यही चीज़ें दी गई हैं कि प्रश्न में उल्लिखित वाक्यांश बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया के अतिरिक्त शेष सभी अशुद्ध हैं, क्योंकि अधीन के स्थान पर अधीन, निरपराधी के स्थान पर निरपराध तथा पैतृक के स्थान पर पैतृक शब्द का प्रयुक्त होना चाहिए। तो याद रखिएगा अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, और पैतृक शब्द में त के नीचे र लगा होता है, वो सही रूप होता है इसका। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो पहला जो है वह अनेकों मामलों में गवाह था, यही अशुद्ध है। और अशुद्ध क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो अनेकों शब्द लिखा गया है ये गलत है, क्योंकि अनेक शब्द जो होता है अपने आप में बहुवचन होता है, तो बहुवचन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे अनेक होता तो ये सही हो जाता, अनेकों कर दिया इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है। बाकी जो है नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, तो नूपुर कैसे लिखा गया है दोस्तों याद रखिएगा। न पर बड़ी की मात्रा है, प पर छोटी की मात्रा, क्योंकि ये पूछता है कि नूपुर कैसे लिखा जाता है। आपकी मनः कामना पूरी हो, ये भी सही दोस्तों, मनः कामना होता है शब्द, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। मनीषी गण कैसे लिखा जाता है ये भी याद रखिएगा कि न पे बड़ी की मात्रा और स पे छोटी की मात्रा। दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जो शब्द दिए गए हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले आपके किसी न किसी एग्जाम में मिलेंगे। तो नूपुर मनः कामना होती है, और मनीषी गण कैसे लिखा गया है इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है पहला है दोस्तों इसका, ए सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। किसमें? सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये सही है। बाकी 3 देख लेते हैं गलत क्यों है दोस्तों। दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, और इसका सी ऑप्शन है दोस्तों, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अगर डी ऑप्शन है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। दोस्तों हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका जो पहला शुद्ध वाक्य है दोस्तों, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, इसका शुद्ध वाक्य है। बाकी जो है देख लेते हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। तो निरपराध के साथ व्यक्ति शब्द नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि निरपराध जो होगा वो कोई व्यक्ति ही होगा, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, निरपराध के साथ व्यक्ति को नहीं जोड़ा जाता है। बाकी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ जो लिपि शब्द दिया गया है दोस्तों, ये लिपि जो है ये गलत, प पर छोटी ई की मात्रा होती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला है दोस्तों, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। ये अत्यधिक दुख नहीं होता है दोस्तों, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, ये दुख सहा नहीं जाता। अगला है दोस्तों, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या जो दिया गया है कि निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो निरपराध के साथ ये व्यक्ति शब्द जो है ये गलत है, तो इसका सही रूप होगा, निरपराध को दंड क्यों मिला। अगला है दोस्तों, हिंदी देवनागरी लिपि में क्यों लिखी जाती है। तो लिपि शब्द गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे लिपि शब्द सही कर दिएगा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है दोस्तों यहाँ पे, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो अत्यधिक नहीं होता है दोस्तों, ये अत्यधिक होता है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि निरपराध के साथ व्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, जो अपने सहारे पर रहता है उसे स्वावलंबी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों जो चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से ये होता है कि मनोबल बढ़ता है और वीडियोज़ में अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की जाती है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ इसकी व्याख्या नहीं देने लायक है, जैसे इन्होंने बहुत कम व्याख्या दी है, तो वहाँ पे मैं व्याख्या नहीं दे रहा हूँ। जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मेरी जहाँ तक समझ है, मैं उसकी व्याख्या कर दे रहा हूँ। तो इस पे मत घबराइएगा कि हर एक क्वेश्चन की व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हैं। इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे व्याख्या ही नहीं दी गई है। यहाँ पे सीधे सीधे छोटा सा लाइन लिख करके इन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा अपना अगला क्वेश्चन, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द। अप्रमेय का मतलब होता है दोस्तों जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहा जाता है, अप्रमेय। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जो तौला या नापा न जा सके उससे अपरमेय बोलते हैं, अपरिमेय। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी बोलते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। वाक्यांश जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, शब्द अप्रमेय प्रयुक्त किया जाता है। आयोग ने आधिकारिक उत्तर पत्रक में यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन कमीशन ने बाहर कर दिया, लेकिन आप याद रखिएगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द जो होता है अप्रमेय प्रयुक्त किया जाता है। और जो मापा या तौला ना जा सके उसके लिए अपरिमेय होता है। जो प्रमाण से, और इसका ये है जो अवश्य होने वाला हो वो अवश्यंभावी होता है। अगला है दोस्तों, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जिगीसु। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है जिगीसु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होता है असूर्यम पश्या। उसके लिए प्रयोग होता है शब्द जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यम पश्या। अगला है दोस्तों, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होता है संविदा।
यही कॉन्ट्रैक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। संविदा जो किसी एक समझौते पर, कोई काम जो किसी खास समझौते पर किया जाता है उसे संविदा कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है संविदा। अगला है दोस्तों जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं दोस्तों, अप्रत्याशित। बाकी जो इसके ऑप्शन जैसे आशातीत जो आशा से अधिक हो, और आशाजनक जिसकी आशा की गई हो। प्रत्याशित यह भी होता है दोस्तों जिसकी आशा की जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश होता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए एक शब्द अध्यादेश होगा। दोस्तों ज़्यादा व्याख्या नहीं दिया गया है इसमें। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका जो होता है ये उसके लिए होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रोषित पतिका प्रयोग किया जाता है, जबकि आगत पतिका का अर्थ होता है जिसका पति परदेश, जिसका पति परदेश से आया हो, यानी जिस स्त्री का पति परदेश से आ गया हो उसके लिए एक शब्द हम उपयोग करते हैं आगत पतिका। उसके लिए आगत पतिका होता है। अगला है दोस्तों पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पैर से सिर तक के लिए एक शब्द जो होता है वो आपाद मस्तक होता है। अगला है दोस्तों अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वो दुराग्राही होता है। दोस्तों दुराग्रही कैसे लिखा गया है इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्यांश अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द दुराग्रही प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अनुचित बात के लिए आग्रह करने के लिए दुराग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, देखिए अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए दुराग्रही, जबकि अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा तत्सम तद्भव का सेक्शन है, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा शब्द तत्सम है। तो साटिका जो होता है, साटिका तत्सम शब्द है। साटिका शब्द से ही इसका तद्भव बना हुआ है साड़ी। दोस्तों याद रखिएगा, साटिका का तद्भव रूप होता है साड़ी। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। साड़ी का तत्सम रूप साटिका होता है, रस्सी का रश्मि होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, जो रस्सी का रश्मि दिया गया है, रस्सी जो होती है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है रश्मि। इसी तरह से रैन जो है ये तद्भव है, रैन का रजनी होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं। रैन जो है ये तद्भव शब्द है, रजनी जो है ये रजनी जो होता है ये तत्सम शब्द है। इसी तरह से सरसों, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कि सरसों शब्द तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है सरसप। तो अक्सर पूछ लेता है कि सरसों का तत्सम रूप क्या होता है, तो सरसप होता है। दोस्तों ये रैन और सरसों इन दोनों का जो तत्सम रूप होता है याद रखिएगा। अगला है दोस्तों बारात का तत्सम रूप है। दोस्तों बारात का तत्सम रूप वर यात्रा होता है। वर यात्रा तत्सम रूप है, इसी का तद्भव है बारात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोती का तत्सम रूप है। तो मोती का तत्सम रूप जो होता है मौक्तिक होता है। मौक्तिक जो होता है ये मोती का तत्सम रूप होता है। अगला है दोस्तों मिट्टी का तत्सम शब्द है। तो मिट्टी का जो तत्सम शब्द होता है वो मृत्तिका होता है। और दोस्तों मृत्तिका लिखा कैसे गया है इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं,
ये पूछ रहा कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसमें ओझा जो है ये तद्भव शब्द है, क्योंकि ओझा का जो तत्सम रूप होता है वो उपाध्याय होता है, उपाध्याय। बाकी उलूक शब्द जो है, उलूक तत्सम शब्द है, उलूक से उल्लू, उल्लू, इस उलूक का जो तद्भव शब्द होता है वो उल्लू होता है। इसी तरह से कूप का जो तद्भव शब्द होता है ये कुआं होता है। इसी प्रकार दोस्तों पुस्तक जो होता है, पुस्तक का पोथी होता है, पुस्तक का तद्भव शब्द जो है ये पोथी होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो इसमें जो तत्सम शब्द है दोस्तों वो सरीसृप है। सरीसृप जो है ये तत्सम रूप है। बाकी सपूत हो गया, सांकल हो गया, साँझ हो गया, ये जो होते हैं आपके तद्भव हैं। तो सपूत का तत्सम जो होता है दोस्तों ये सुपुत्र होता है, सुपुत्र। इसी तरह से साँझ शब्द जो होता है दोस्तों, साँझ का तत्सम शब्द जो होता है वो संध्या होता है, संध्या। इसी तरह से सांकल का तत्सम रूप जो होता है वो श्रृंखला होता है दोस्तों। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों एक बार। विकल्प में उल्लिखित सरीसृप तत्सम शब्द है, जबकि सपूत, सांकल और साँझ तद्भव हैं। इनके तत्सम शब्द क्रमशः हैं। तो सुपुत्र जो है ये सपूत का तत्सम रूप है। इसी तरह से सांकल का तत्सम रूप श्रृंखला होता है और साँझ का संध्या होता है, जिसमें दोस्तों ये सपूत, सांकल और साँझ ये तीनों का जो तत्सम शब्द जो दिए गए हैं, सुपुत्र, श्रृंखला, संध्या, इनको रट्टा मार जाइएगा, ये पूछता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द इसमें जो है ये घर है, क्योंकि घर का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों वो गृह होता है। गृह तत्सम शब्द से तद्भव शब्द ये घर बना हुआ है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, अखरोट का तत्सम रूप है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका फिर कभी न कभी रिपीट करेगा। तो अखरोट का तत्सम रूप जो होता है वो अछोट होता है, अछोट। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो अछवाट जो होता है, अछवाट का तद्भव जो होता है वो अखाड़ा होता है, अखाड़ा, ये अखाड़ा होता है, इसका अखाड़ा इसका तद्भव होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तद्भव शब्द अखरोट का तत्सम अछोट होता है, जबकि अखाड़ा का तत्सम अछवाट होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो सही युग्म दोस्तों अभी पहले पिछले क्वेश्चन में आप देखा अछवाट का अखाड़ा होता है। और बाकी दोस्तों जो ये दिया हुआ है बाकी ऑप्शन गलत है। जैसे महुक नहीं होता है, मधुक होता है, मधुक होता है। मधुक से मधुक तत्सम रूप है इसका, मधुक से महुआ होता है। और आर्द्रक नहीं होता, आर्द्रक होता है, यहाँ ऊपर र लगा होता है, आर्द्रक होता है। इसी तरह से ईख का जो होता है वो इछ नहीं होता है, इच्छू होता है, इच्छू से ईख है। अगला है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो कपूत और सपूत ये दोनों शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द नहीं हैं, ये तद्भव शब्द हैं। कपूत का जो होता है ये कुपुत्र होता है। इसी तरह से दोस्तों सपूत का सुपुत्र होता। बाकी दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्ध, वरिष्ठ, कनिष्ठ ये सब जितने हैं ये सब तत्सम शब्द हैं। बाकी कपूत और सपूत जो है ये तद्भव हैं। और कपूत का जो तत्सम होता है कुपुत्र होता है और सपूत का जो तत्सम होता है वो सुपुत्र होता है। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्प में उल्लिखित कपूत सपूत तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, जिसका शुद्ध रूप कुपुत्र सुपुत्र होगा। अब अगला हमारा विशेष और विशेषण टॉपिक है दोस्तों।
इसमें पहला क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो पहले दोस्तों जान लीजिए कि विशेषण का मतलब ये होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ लड़के की विशेषता जो बता रहा है लंबा, तो लंबा किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की, यानी कि लंबा जो हो गया ये विशेषण हो गया और लड़का जो हो गया यहाँ पे विशेष हो गया। तो हमसे पूछ रहा है विशेषण, तो यहाँ लंबा जो होगा ये विशेषण यानी उसकी विशेषता को बता रहा है। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वाक्यांश उसका लड़का लंबा है में गुणवाचक विशेषण लंबा प्रयुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला है दोस्तों, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसने ये दोबारा रिपीट भी किया गया कमीशन में। तो पांडु शब्द जो है ये विशेषण भी है और विशेष भी है। विशेषण इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये हल्के रंग का भी संकेत करता है, हल्के रंग का ये संकेत करता है, इसलिए ये विशेषण है। और विशेष ये नाम भी होता है। पांडु नाम होने की वजह से ये संज्ञा हो गया, जिसकी वजह से ये विशेष भी हो गया। तो पांडु जो शब्द है ये विशेष और विशेषण दोनों है। दोस्तों हमारे आइकन आईएएस चैनल पे इस तरह के जितने भी शब्द हैं, खास करके जिनका जो विशेष और विशेषण दोनों रूप में आते हैं, इनका एक वीडियो जो आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोस मिलता रहे और इसी तरह के एथेंटिक आपको वीडियोस मिले, ताकि आपका जो तैयारी है वो और भी प्रोग्रेसिव बने और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेष और विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग का विशेषण के अर्थ में किया जाता है, जबकि महाभारत कालीन आम्बलिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था। अतः पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष है, यानी कि एक जगह हल्के रंग का संकेत है जिसकी वजह से ये विशेषण हो जाता है, एक जगह नाम है, संज्ञा है, इसकी वजह से विशेष हो जाता है। अगला है दोस्तों, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है, विशेषण यानी जो विशेषता बता रहा है। तो विद्यार्थी कैसा है यानी चतुर, उसकी विशेषता क्या है? वो चतुर है। तो चतुर यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला है दोस्तों, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है? विशेषण दोस्तों जो यानी जो किसी की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो वह आदमी दोस्तों ये संकेत किया जा रहा है, वह आदमी यानी वह जो हो गया ये एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। जो कल आपके घर यानी कि घर की ओर संकेत कर रहा, तो घर किसका घर? आपका घर, यानी ये भी एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो यहाँ वह जो हो गया ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। आपका घर, तो आपके जो है ये भी एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। और अगला है दोस्तों, बहुत बड़ा ठग। तो ठग की क्या विशेषता? वो बहुत बड़ा ठग है। तो बड़ा दोस्तों यहाँ पे विशेषण है, लेकिन विशेषण बड़ा जो है इसकी भी विशेषता बताई जा रही है कि वो भी ठग है लेकिन बहुत बड़ा है। तो विशेषण की जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। तो यहाँ पे वह, आपके, बहुत और बड़ा, ये चार विशेषण है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन इस चार में वह, आपके, ये सार्वनामिक विशेषण है। बड़ा जो है ये गुण को बता रहा है और जो बहुत है ये प्रविशेषण को बता रहा है। दोस्तों याद रखिएगा कि विशेषण के भी जो कई प्रकार होते हैं उनके बारे में है। तो यहाँ पे चार जो हैं ये विशेषण हैं, यानी आदमी यानी वह आदमी तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। आपके घर यानी घर को इंडिकेट कर रहा है, तो आपके ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। बहुत बड़ा, तो बहुत जो हो गया प्रविशेषण हो गया। बड़ा जो हो गया ये गुणवाचक विशेषण हो गया। तो चार विशेषण का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। दिए गए वाक्य में वह तथा आपके दोनों शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। बहुत प्रविशेषण है तथा बड़ा शब्द विशेषण है, यानी कि ये गुण की बात कर। अतः चार विशेषण, वह, आपके, बहुत बड़ा है, जबकि तीन विशेष, आदमी, घर और ठग, जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष।
अगला है दोस्तों, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये दुष्चरित्र यानी व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित्र यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। और व्यक्ति जो हो गया वो विशेष है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। अगला है दोस्तों इसकी व्याख्या भी इसने दिया हुआ है। वाक्यांश दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या इसका दिया हो दोस्तों। वाक्य दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए में दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में। अगला दिया है दोस्तों, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। तो दोस्तों लाखों लोगों की विशेषता क्या है कि लोग हैं क्या, लाखों में, यानी कि लाखों में यानी संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो लाखों जो है ये संख्यावाचक, और विशेष क्या हो गया, लोग, क्योंकि लोगों की विशेषता है। कैसे लोग, लाखों लोग तो हैं, लेकिन कैसे, लाखों लोग, करोड़ों लोग, हजारों लोग, ऐसे। तो ये संख्यावाचक विशेषण होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वाक्यांश लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है में संख्यावाचक विशेषण लाखों प्रयुक्त किया गया। जिस विशेषण में संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, और इसके 5 भेद होते हैं। दोस्तों आजकल थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, तो ये सब याद रखिएगा कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो इसके 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। अगला है दोस्तों, विशेष वह शब्द होता है तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। यानी कि जैसे हमने ये कहा कि काला घोड़ा, तो इसका मतलब ये हो गया कि काला जो है इसका विशेषण हो गया, और घोड़ा जो हो गया विशेष हो गया, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हो गया। तो घोड़े की विशेषता बताई, घोड़ा कैसा है, काला है। तो और विशेषता किससे बताई जा रही, जिससे विशेषता बताई जा रही वो विशेषण हो, यानी कैसा है, काला, तो काला विशेषण हो गया, और विशेषता जिसकी बताई जा रही घोड़े की वो विशेष से हो गया। अगला है दोस्तों, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष है। तो विशेष से दोस्तों उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो अच्छा विद्यार्थी, अच्छा तो है लेकिन कौन अच्छा है, यानी विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही कि विद्यार्थी कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पे विद्यार्थी जो हो गया वो विशेष हो गया, तो विद्यार्थी विशेष हो गया, और अच्छा जो हो गया वो विशेषण हो गया। अगला दोस्तों, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? तो विशेषण विशेष का संबंध दोस्तों जहाँ पे किसी की विशेषता बताई जाती हो वो चीज़ें हमें ढूंढना है। तो 8 बड़े चोर, यानी चोर की विशेषता ये है कि ये बड़े चोर थे, और इनकी संख्या कितनी थी, 8। तो यहाँ पे तो विशेषण विशेष है। लेकिन अगला जो यहाँ पे देख रहे हैं, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, यहाँ पे किसी की विशेषता बताई जा रही है, कोई विशेष विशेषण ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो पुलिस की लापरवाही जो है दोस्तों, ये यहाँ पे पुलिस की लापरवाही जो है यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध नहीं है। अगला है दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेंगे दोस्तों। तो वही दिया गया, वाक्यांश 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, पुलिस की लापरवाही में विशेष विशेष संबंध नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? आपको ये चुनना है कौन सा विशेषण है। दोस्तों जब कभी ऐसा आ जाए कि विशेषण पहचानने की बात की जाए, हालांकि इसमें विशेषण में तो बहुत सारे आपको रट्टा ही मारने पड़ेंगे, ट्रिक काम नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ आप कह सकते हैं कि अगर जो शब्द आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन चारों के सामने किसी वस्तु का प्रयोग कर दें या फिर किसी व्यक्ति का प्रयोग कर दें, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि विशेषण कौन है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्रोधी व्यक्ति कर देते हैं तो ये सही सेंटेंस बना, यानी क्रोधी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, क्रोधी है, तो यहाँ की क्रोधी जो हो गया ये विशेषण शब्द हो गया। लेकिन अगर कंटक शब्द दोस्तों हो गया, कंटक मीन्स होता है कांटा, अब कंटक के आगे कोई शब्द रखेंगे तो नहीं होगा।
अब जैसे चुनौती है, चुनौती के आगे कोई शब्द रखेंगे तो नहीं बनेगा। इसी तरह से राही शब्द है, तो राही तो इसके भी सामने कोई व्यक्ति रखेंगे, वस्तु रखेंगे तो भी नहीं बनेगा। लेकिन क्रोधी के सामने अगर कोई व्यक्ति रख दें तो क्रोधी व्यक्ति, ये सही सेंटेंस बन रहा है, वाक्य बन रहा है। तो क्रोधी व्यक्ति यानी कि व्यक्ति जो है वो क्रोधी है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है वो क्रोधी है। तो क्रोधी जो हो गया ये विशेषण हो गया। तो दोस्तों ये हमारा था 2017 का समीक्षा अधिकारी आर का जो पेपर हुआ था उसका सामान्य हिंदी की संपूर्ण व्याख्या। दोस्तों इसी तरह के आपके आगे भी जितने भी ईयर के हुए हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर, उसकी सबकी व्याख्या मिलती रहेगी। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों पिछले हमारे कई वीडियोज़ पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, वो प्रीवियस ईयर के ही साल में हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ, वो भी घटना चक्र के ही व्याख्या के ही दिए गए हैं। तो दोस्तों आप उनको देख लीजिए ताकि आपको उससे लाभ हो। फिर कह रहा हूँ दोस्तों जो लोग चैनल पे आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।